नमस्कार, आप देख रहे हैं कमल राष्ट्रीय। मेरे यानी अंकुर पांडे के साथ करेंगे खबरों पर विस्तार से बात, लेकिन उससे पहले एक नजर अभी तक के हेडलाइंस पर। द्रौपदी मुर्मू ने आज ली 15वें राष्ट्रपति पद की शपथ। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में समारोह। 21 तोपों की दी गई सलामी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बाराबंकी में बस एक्सीडेंट, 6 से अधिक की मौत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख। संजय राउत ने शिंदे सरकार के लिए किया बड़ा दावा, कहा अंतः विरोध के कारण गिर जाएगी सरकार। राजनाथ सिंह बोले पीओके भारत का हिस्सा, वहां पर है मां शारदा जी का धाम, पाकिस्तान को लगी मृत्यु। दिल्ली के मुस्तफाबाद में बड़ा हादसा, 2 मंजिला इमारत ढहने से एक व्यक्ति की मौत, 3 घायल। और अब खबरें विस्तार से। द्रौपदी मुर्मू ने आज देश की 15वीं राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में समारोह का आयोजन किया गया। द्रौपदी मुर्मू आज 15वें राष्ट्रपति के तौर पर संसद भवन के सेंट्रल हॉल में ये शपथ ली है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमण मुर्मू को राष्ट्रपति पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाई और इसके साथ ही वो देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। उड़ीसा के छोटे से गांव से देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक का सफर करने वाली द्रौपदी मुर्मू ठीक सुबह 10:15 में शपथ ली है। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद द्रौपदी मुर्मू को 21 तोपों की सलामी दी गई और इसके बाद नए राष्ट्रपति का संबोधन हुआ। शपथ ग्रहण समारोह से पहले निवर्तमान राष्ट्रपति और निर्वाचित राष्ट्रपति संसद भवन में पहुंचेंगे। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में समारोह का समापन हुआ है। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हुई और जहां से उन्हें एक इंटर सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में कई हस्तियां गवाह बनी और जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मंत्रिपरिषद के सदस्य, राज्यों के राज्यपाल, सभी मुख्यमंत्री, राज्य नायक मिशनों के प्रमुख, संसद सदस्य और सैन्य अधिकारी इस समारोह में शिरकत किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह में आने का प्लान नहीं है। 64 साल की द्रौपदी मुर्मू ने 21 जुलाई को विपक्षी दलों के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराकर इतिहास रच दिया। चुनाव में मुर्मू को 64% से ज्यादा वोट मिले थे और उन्होंने भारी मतों के अंतर से चुनाव जीता है। आदिवासी समुदाय से पहली बार राष्ट्रपति बनने के बाद देश में इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली नागरिक बनने वाली दूसरी महिला है। उत्तर प्रदेश स्थित बाराबंकी में डबल डेकर बस का एक्सीडेंट हो गया। इसमें 6 लोगों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार जिस बस का एक्सीडेंट हुआ है वह डबल डेकर बस थी। घटना में 15 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। बताया गया कि थाना लूनी कटरा के त्रिवेदीगंज क्षेत्र के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर घटना हुई है। जानकारी के मुताबिक मृतकों में एक महिला और एक 14 साल का बच्चा और 6 पुरुष हैं। यह डबल डेकर बस बिहार से दिल्ली आ रही थी और गंभीर रूप से घायलों को सीएचसी हैदरगढ़ से 13 लोगों को लखनऊ रेफर किए गए हैं। इस दुर्घटना के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया। उन्हें ट्वीट किया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सड़क दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद है। संबंधित अधिकारियों को राहत व बचाव कार्य तेजी से संचालित करने और घायलों के समुचित उपचार हेतु निर्देश दिए गए हैं। प्रभु श्री राम दिवंगत आत्माओं को शांति तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। शिवसेना सांसद संजय राउत ने रविवार को दावा किया कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार का आधार मजबूत नहीं है और वह अपने अंतर्विरोध के कारण गिर जाएगी। राउत ने यह संवाददाताओं से कहा, हम भारतीय जनता पार्टी की तरह लाउडस्पीकर पर तारीख नहीं देंगे, लेकिन यह सरकार निश्चित रूप से लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। शिवसेना के प्रमुख प्रवक्ता राउत ने यह कहा कि शिंदे सरकार के गठन के लगभग 1 महीने बाद भी किसी विभाग का आवंटन नहीं किया गया है। राउत ने रविवार को दावा किया, चोरी छिपे गठित की गई दोहरा मानदंड रखने वाली यह सरकार अपने ही अंतर्विरोध से गिर जाएगी। यह मजबूत नींव पर टिकी हुई नहीं है। भाजपा की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख चंद्रकांत पाटिल ने इससे पहले शनिवार को कहा था कि पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बजाय शिवसेना के बागी नेता शिंदे को राज्य का मुख्यमंत्री बनाने का भारी मन से निर्णय लिया था। फडणवीस द्वारा राउत को ऐसा लाउडस्पीकर बताने जिससे लोग आजिज आ गए हैं और शिवसेना सांसद ने कहा कि उनका लाउडस्पीकर महाराष्ट्र के लोगों की आवाज है। वह उनके विचारों को प्रकट करना जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि यहां तक कि फडणवीस भी मेरा लाउडस्पीकर सुनते हैं। हमें जो कुछ कहने की जरूरत होती है निर्भीक होकर कहते हैं। उन्होंने कहा, शिवसेना का लाउडस्पीकर 56 वर्षों से बज रहा है और लोग हमेशा यह जानने के उत्सुक रहते हैं कि यह क्या बोल रहा है। शिवसेना नेता ने कहा, आप अपनी सरकार को देखिए, आप दिल्ली कितनी बार जाते हैं, 1 महीने बाद भी विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। शिवसेना के साथ पूर्व में भाजपा की सरकार बनाने संबंधी फडणवीस के बयान को लेकर राउत ने उन पर निशाना साधा। उन्होंने
सवाल किया कि किस शिवसेना की बात कर रहे हैं, क्या पार्टी संस्थापक बाला साहब और उद्धव ठाकरे के बिना शिवसेना हो सकती है। उन्होंने कहा कि शिव सैनिकों और महाराष्ट्र के लोगों में इसे लेकर रोष है कि बाला साहब के बेटे को धोखा दिया गया और मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। राउत ने कहा, शिव सैनिकों के गुस्से और आंसुओं में यह सरकार बह जाएगी। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू में कारगिल विजय दिवस के मौके पर कहा था कि पीओके भारत का हिस्सा है और संसद में इस बारे में सर्वसम्मत प्रस्ताव भी पारित है। उन्होंने कहा कि यह कैसे हो सकता है कि शिव के स्वरूप बाबा अमरनाथ हमारे पास हो, लेकिन शक्ति स्वरूपा मां शारदा जी धाम एलओसी के उस पार रहे। अब राजनाथ सिंह के इस बयान पर पाकिस्तान को मिर्ची लगी है। पाकिस्तान ने कहा कि जम्मू में हाल ही के एक कार्यक्रम में भारत के रक्षा मंत्री ने जो टिप्पणी की है वो अनुचित और पूरी तरह से अस्वीकार्य है। पाकिस्तान इसे पूरी तरह से खारिज करता है और कड़ी निंदा करता है। पाकिस्तान ने कहा यह पहली बार नहीं है जब भारतीय राजनेता ने अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर पर ऐसी टिप्पणी की है। इस तरह के भड़काऊ बयान IIOJK की वास्तविकता को नहीं बदल सकते। भारत को याद रखने की जरूरत है कि कश्मीर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादित मुद्दा है और संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे में है। पाकिस्तान हमेशा के लोगों को उनके आत्मनिर्णय के अधिकार दिलाने में हर संभव मदद करना जारी रखेगा। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भारत को कश्मीरी लोगों के साथ निरंतर क्रूरता और जनसांख्यिकीय संरचना को बदलने के अवैध प्रयासों से रोकने के लिए व्यवहारिक कदम उठाने का भी आह्वान करता है। पाकिस्तान क्षेत्रीय शांति और स्थिरता का समर्थक है। साथ ही हम किसी भी आक्रामक मंसूबों को विफल करने में पूरी तरह सक्षम हैं और हमने हाल के दिनों में सहित कई मौकों पर संबंध में अपने संकल्प और क्षमता का प्रदर्शन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार को जम्मू में आयोजित कारगिल विजय दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने भारतीय सेना की शहादत को याद करते हुए कहा था कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर भारत की संसद में प्रस्ताव पारित हुआ है। पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा था, भारत का हिस्सा है और रहेगा। ये कैसे हो सकता है कि शिव के स्वरूप बाबा अमरनाथ हमारे यहाँ हो और मां शारदा शक्ति स्वरूपा एलओसी के पार हो। उन्होंने कहा कि आज भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है और आज भारत बोलता है कि दुनिया सुनती है। दिल्ली के मुस्तफाबाद में रविवार तड़के सुबह एक 2 मंजिला इमारत ढह गई। हादसे में मलबे में दबकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। दमकल विभाग के मुताबिक इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए हैं तो वहीं एक 20 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। दमकल विभाग को रविवार तड़के सुबह 5:05 पर मुस्तफाबाद के बाबूनगर चले वाली गली नंबर 5 में एक 2 मंजिला इमारत ढहने की सूचना मिली, जिसके तुरंत बाद 3 दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और मलबे को दबे लोगों को रेस्क्यू किया गया। दमकल विभाग की शुरुआत में 4 लोगों को मलबे के नीचे से रेस्क्यू किया जो इमारत ढहने के बाद मलबे में दब गए थे। सभी लोगों को रेस्क्यू किए जाने के बाद नजदीकी अस्पताल भेजा गया और मलबे में अन्य लोगों की तलाश की गई। दमकल विभाग की ओर से दी गई सूचना के मुताबिक जो इमारत ढही वह 2 मंजिला थी जो कि 45 वर्ग गज में बनी हुई थी। इमारत पहले से ही इससे मलबे में 4 लोग फंस गए जिससे सुरक्षा कर्मियों द्वारा रेस्क्यू किया गया। 4 में से एक व्यक्ति जिसका नाम सुफियन बताया जा रहा है उसकी अस्पताल में मौत हो गई। डॉक्टर हितेश ने उसे मृत घोषित कर दिया और बाकी 3 का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसकी उम्र 20 साल बताई जा रही है। वही 40 वर्ष के शबनम नाम की महिला जिसके हाथ में और पैर में चोट आई है। इसके अलावा अब्दुल रज्जाक जिसकी उम्र 42 साल है वह भी मलबे में दबकर घायल हो गया जिसके हाथों और पैरों में चोट आई है। तो वहीं एक 19 वर्षीय लड़की जो मलबे में दबकर घायल हो गई है। मलबे में एक लड़की, एक महिला और एक 20 साल का लड़का और एक 42 साल का व्यक्ति दब गया था। दमकल विभाग ने राज्य के गैस सभी लोगों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया जिसमें से 3 लोगों का इलाज चल रहा है तो वहीं एक 20 वर्षीय शख्स की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक यह परिवार किराए के घर में रह रहा था और इस बिल्डिंग का मालिक जिसका नाम समीर अहमद है और जिस इमारत में यह लोग रह रहे थे उसका एक हिस्सा ढहा हुआ था। परिवार उसी जगह पर पिछले 4 साल से रह रहा था। इस इमारत का निर्माण लगभग 17 से 18 साल पहले किया गया था। फिलहाल पुलिस और प्रशासन मामले को लेकर जांच कर रहा है और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ हम यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले अब तक की हेडलाइंस। द्रौपदी मुर्मू ने आज ली 15वें राष्ट्रपति पद की शपथ। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में समारोह। 21 तोपों की दी गई सलामी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बाराबंकी में बस एक्सीडेंट, 6 से अधिक की मौत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख। संजय राउत ने शिंदे सरकार के लिए किया बड़ा दावा, कहा अंतः विरोध के कारण गिर जाएगी सरकार। राजनाथ सिंह बोले पीओके भारत का हिस्सा, वहां पर है मां शारदा जी का धाम, पाकिस्तान को लगी मिर्ची। दिल्ली के
मुस्तफाबाद में बड़ा हादसा, 2 मंजिला इमारत ढहने से एक व्यक्ति की मौत, 3 घायल। अमृत महोत्सव में हर दिल है देश प्रेम से रंगा। आओ हम सब मिलकर फहराएं हर घर तिरंगा। देश की आन बान शान है तिरंगा। हर भारतवासी की पहचान है तिरंगा। थाम कर हाथों में हाथ, नए भारत के निर्माण की अलख जगाएं। देकर एक दूजे का साथ, हर शहर हर गांव हर घर तिरंगा फहराएं। तिरंगा यूं ही सदा शान से लहराता रहे, दिल यूं ही आजादी के गीत गाता रहे। हम सबका जोशे जुनून है तिरंगा, हर देशवासी की पहचान है तिरंगा। आओ अपने तिरंगे को घर लेकर आएं, इस बार हर घर तिरंगा फहराएं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। समाजवादी पार्टी ने शुक्रवार को ओम प्रकाश राजभर के लिए एक लेटर जारी किया था। इसके बाद माना जा रहा था कि सुभाषपा का अब बीजेपी के साथ गठबंधन हो सकता है, लेकिन इसी बीच सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का बीजेपी के नेताओं को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। इस दौरान संजय निषाद पर भी उन्होंने एक टिप्पणी की है। जब बीजेपी और सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर सुभाषपा प्रमुख ने सवाल किया तो उन्होंने कहा, बीजेपी के मालिक संजय भैया नहीं है, वहां केवल 2 नेता अमित शाह और नरेंद्र मोदी हैं। नीचे चाहे जितना कोई चिल्लाए कि वो बहुत बड़ा तोप है, लेकिन मैंने सब कुछ पढ़ लिया है। इस दौरान ओपी राजभर ने बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा, मेरी मीटिंग अमित शाह से केवल राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हुई थी। ये तब हुआ था जब अखिलेश यादव की ओर से कोई बात नहीं हुई थी। अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता की और यशवंत सिन्हा को भी बुलाया, लेकिन दोनों बार हमें नहीं बुलाया गया, हमें डिनर पार्टी में भी नहीं बुलाया गया। उन्होंने कहा, इसके बाद सीएम योगी का फोन आया था तो उनसे बात हुई थी। तब उन्होंने कहा था कि द्रौपदी मुर्मू आपसे मिलकर वोट की अपील करना चाहती हैं, हम चाहते हैं कि हमारी आपकी मुलाकात हो जाए, हमारे पीछे ही रहते हैं। तो हम चले गए और बातचीत हुई, जिसके बाद हम डिनर पार्टी में भी चले गए। यही बात अखिलेश यादव को नागवार लगी कि वह डिनर पार्टी में माल खाने क्यों चला गया। दुबई में किताबों की दुकानें चलाने वाले एक शख्स की किस्मत उस वक्त खुल गई जब उसने इनाम में $1 बिलियन यानी लगभग 8 करोड़ रुपए की लॉटरी जीती। 20 जुलाई को दुबई ड्यूटी फ्री ड्रॉ में इस शख्स ने 7 करोड़ 98,71,800 रुपए जीते। इस शख्स का नाम रहबोत डेनियल है और ये दुबई में भारतीय किताबशाला के नाम से दुकान चलाते हैं। इनकी उम्र 63 साल की है और इस ड्रॉ के विजेता रहबोत डेनियल ने मिलेनियर सीरीज 394 में लकी टिकट नंबर 102 खरीदा था और इसमें उन्होंने $1 मिलियन जीते हैं। ये शख्स पिछले 20 सालों से लगातार मिलेनियर प्रमोशंस में भागीदारी कर रहा था। लॉटरी जीतने के बाद डेनियल ने कहा कि वो इस शानदार अवसर के लिए दुबई ड्यूटी फ्री का धन्यवाद करते हैं। आपका प्रमोशन बहुत से लोगों की मदद कर रहा है, इसलिए प्रार्थना करते हैं कि ये लंबे समय तक चलता रहे। मिलेनियर शो की शुरुआत साल 1999 में हुई थी। इसके बाद से लगातार कई लोग इस ड्रॉ को जीत रहे हैं। डेनियले लॉटरी जीतने वाले 193वें शख्स हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस शो की टिकट खरीदकर जीतने वाले सबसे ज्यादा भारतीय नागरिक हैं। इनमें दुबई में रहने वाले 41 साल के संजीव शर्मा ने एक स्पोर्ट्स BMW F850 GS बाइक जीती थी। तो वहीं दुबई में ही रहने वाले एक और भारतीय 35 साल के अर्जुन सिंह ने हार्ले डेविडसन स्पोर्ट्स बाइक जीती। समाजवादी पार्टी ने बीते दिनों ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल सिंह यादव के लिए लेटर जारी किया था, जिसके बाद माना जा रहा है कि अब ये दोनों नेताओं की पार्टी का गठबंधन सपा के साथ खत्म हो चुका है। बीते सालों से सपा का हर चुनाव में पहले नया गठबंधन करना और फिर तलाक होना काफी चर्चा में रहा है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। चुनाव से पहले सपा के साथ गठबंधन में कुछ
6 दल थे, लेकिन अब केवल 2 दल बचे हुए हैं। दरअसल सबसे पहले 2017 में विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। हालांकि यह गठबंधन चुनाव की घोषणा के समय हुआ था। इस गठबंधन का दोनों ही दलों को भारी नुकसान हुआ। इस चुनाव से पहले राज्य में कांग्रेस के पास कुल 28 विधायक थे, लेकिन चुनाव के बाद कांग्रेस को केवल 7 सीटों पर जीत मिली। ऐसा ही हाल सपा का रहा। पारिवारिक कलह के शिकार सपा को मात्र 43 सीटों पर जीत मिली। इससे पहले पार्टी 224 सीटों के साथ सत्ता में थी। इस करारी हार के कुछ महीने बाद ही ये गठबंधन टूट गया। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में से पहले सपा का बसपा के साथ गठबंधन हुआ। यूपी में एक दूसरे के विरोधी रहे सपा और बसपा को कुछ खास फायदा नहीं हुआ। 12 जनवरी 2019 को हुए इस गठबंधन में रालोद भी शामिल थी, लेकिन इस गठबंधन का फायदा बसपा को ही ज्यादा हुआ। 2014 के चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाने वाली बसपा ने इस बार 10 सीटों पर जीत दर्ज की, लेकिन सपा इस बार भी 5 सीटें ही जीत सकी और 2014 के चुनाव में भी सपा को 5 सीटें ही मिली थी। इसके बाद यहां भी गठबंधन टूटा और दोनों पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। अब इस बार विधानसभा चुनाव से पहले सपा ने एक बार फिर बीजेपी के खिलाफ बड़ा गठबंधन बनाया। माना जा रहा था कि इस बार जातिगत गोलबंदी होने से बीजेपी के लिए काफी मुश्किलें होने वाली हैं। इस गठबंधन में सपा के अलावा संजय चौहान के नेतृत्व वाली जनवादी पार्टी, शिवपाल यादव की प्रसपा, ओपी राजभर की सुभाषपा, रालोद और महान दल हिस्सा थे। लेकिन चुनाव परिणाम आए तो कहानी कुछ और ही थी। लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर बड़े बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोपी बंगाल के पूर्व कैबिनेट मंत्री पार्थ चटर्जी को आज कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल से भुवनेश्वर के एम्स के लिए ले जाया गया। पार्थ चटर्जी व्हीलचेयर पर सवार थे। उन्हें एयर एम्बुलेंस से ले जाया गया। उनके साथ एयर एम्बुलेंस में एसएसकेएम अस्पताल के डॉक्टर और उनके वकील भी मौजूद हैं। इससे पहले ईडी के अधिकारी कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल पहुंचे, जहां राज्य के मंत्री और पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी भर्ती थे। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश दिया था कि अस्पताल की अपनी एम्बुलेंस से पार्थ को एसएसकेएम से एयरपोर्ट ले जाया जाएगा। उनके साथ एसएसकेएम के एक डॉक्टर और उनके वकील भी होंगे। उनके साथ पार्थ को कोलकाता एयरपोर्ट से एयर एम्बुलेंस से भुवनेश्वर ले जाया जाएगा। बताया जा रहा है कि पार्थ चटर्जी के इलाज के लिए भुवनेश्वर एम्स ने एक मेडिकल टीम तैयार रखी है। कल दोपहर 3 बजे तक रिपोर्ट तैयार कर जांच अधिकारी को सौंप दी जाएगी। एसएसकेएम के डॉक्टर और पार्थ चटर्जी के वकील को भी रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। जांच अधिकारी रिपोर्ट की प्रति कोलकाता में ईडी कार्यालय को भेजेगा। ईडी इस रिपोर्ट को निचली अदालत में पेश करेगा। हाईकोर्ट ने ऐसा आदेश दिया हुआ है और निचली अदालत में कल दोपहर 4 बजे सुनवाई होगी। बता दें कि पार्थ चटर्जी के एसएसकेएम में दाखिले के मामले में ईडी के वकील ने रविवार को कोर्ट में कई मुद्दे उठाए। ईडी के वकील ने दावा किया कि पार्थ चट्टोपाध्याय ईडी की हिरासत से बचने के लिए बीमारी का झूठा दावा कर रहे हैं। ईडी के वकील ने कहा कि आरोपी ने एसएसकेएम को ही क्यों चुना, क्योंकि वह जानता है कि वहां इस अस्पताल का प्रबंधन कर सकता है, जबकि पार्थ चटर्जी का इलाज दिल्ली या कल्याणी एम्स में हो सकता है। ईडी के वकील ने कहा, यदि मैं आरोपी को हिरासत में नहीं ले सकता तो मैं आदेश को कैसे निष्पादित कर सकता हूं। ईडी की हिरासत के बाद पार्थ चटर्जी को एसएसकेएम लाया गया। निचली अदालत ने हमारा बयान सुने बिना आदेश दे दिया। हमने 14 दिन की हिरासत मांगी थी, लेकिन केवल 2 दिन का समय दिया गया। अदालत किसी विशेष अस्पताल में ले जाने का आदेश नहीं दे सकती है। एसएसकेएम ईडी के साथ सहयोग नहीं कर रहा है। वकील ने कहा कि अस्पताल प्रशासन अधिकारियों के साथ बदसलूकी कर रहा है। महंगाई और जीएसटी की नई दरों को लेकर संसद में गतिरोध बरकरार है। संसद के मानसून सत्र के दूसरे हफ्ते का पहला दिन है। राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह के आयोजन के चलते संसद की कार्यवाही दोपहर 2 बजे शुरू होगी। पहला हफ्ता महंगाई और नए जीएसटी दरों को लेकर विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया। इस मुद्दे पर गतिरोध अभी भी बरकरार है। ऐसे में आज भी इस मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में हंगामा होना तय है। स्मृति ईरानी से जुड़ा मामला कांग्रेस आज संसद में उठा सकती है। कांग्रेस ने शनिवार को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये मामला संसद में उठाएंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने रविवार को कांग्रेस नेताओं जयराम रमेश और पवन खेड़ा को कानूनी नोटिस भेजकर कहा कि उन पर और उनकी बेटी पर लगाए गए निराधार और झूठे आरोपों के लिए माफी मांगे। ईरानी ने यह कदम कांग्रेस नेताओं द्वारा आरोप लगाए जाने के एक दिन बाद उठाया है। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रविवार को गोवा में उस रेस्टोरेंट के बाहर प्रदर्शन किया जिसके बारे में कांग्रेस का दावा है कि वह स्मृति ईरानी की बेटी का है। कांग्रेस के उच्च सूत्रों के मुताबिक उनके नेताओं को अब तक स्मृति ईरानी का नोटिस नहीं मिला। जब मिलेगा तब नोटिस का जवाब देंगे। इसके अलावा अमेठी में कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। यहाँ के मुसाफिर
खाना बस अड्डे पर स्मृति के फेयर में राहुल गांधी का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। और इसी के साथ हम यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले अब तक की हेडलाइंस। द्रौपदी मुर्मू ने आज ली 15वें राष्ट्रपति पद की शपथ। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में समारोह। 21 तोपों की दी गई सलामी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बाराबंकी में बस एक्सीडेंट, 6 से अधिक की मौत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख। संजय राउत ने शिंदे सरकार के लिए किया बड़ा दावा, कहा अंतः विरोध के कारण गिर जाएगी सरकार। राजनाथ सिंह बोले पीओके भारत का हिस्सा, वहां पर है मां शारदा जी का धाम, पाकिस्तान को लगी मृत्यु। दिल्ली के मुस्तफाबाद में बड़ा हादसा, 2 मंजिला इमारत ढहने से एक व्यक्ति की मौत, 3 घायल। जिस देश में बहे पावन गंगा, चलो लहराए हर घर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल में स्कूल नौकरी घोटाला मामले में चल रही जांच के बीच बीजेपी विधायक आशिम सरकार ने एक बार फिर राज्य की सीएम ममता बनर्जी पर गाने से हमला कर दिया। गाने के बोल कहते हैं कि दीदीर देखा नाई रे दीदी गायब है। दरअसल पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी, जिन्हें प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शनिवार को कथित स्कूल नौकरी घोटाले की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। बेचैनी की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने ममता सरकार पर तंज कसा है, बल्कि शुक्रवार को भी उन्होंने सरकार पर हमला करते हुए एक वीडियो जारी किया है। गाने के बोल कहते हैं कि दादा पार्थो का जीवन नष्ट कर रहा है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी को पश्चिम बंगाल के गिरफ्तार मंत्री पार्थ चटर्जी को सोमवार सुबह एम्स भुवनेश्वर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है, जिसमें कहा गया है कि सत्ताधारी दल के राजनीतिक नेताओं ने एसएसकेएम अस्पताल में शरण लेकर अजीत में ईडी की पूछताछ से सफलतापूर्वक बचा था। अदालत पश्चिम बंगाल के गिरफ्तार मंत्री पार्थ चटर्जी को सरकारी एसएसकेएम अस्पताल में स्थानांतरित करने के खिलाफ प्रदर्शन निदेशालय की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अदालत ने कहा कि आरोपी को एसएसकेएम अस्पताल से एम्बुलेंस द्वारा कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ले जाया जाएगा और उनके साथ उनके वकील और एक एसएसकेएम डॉक्टर भी होंगे। अदालत ने एम्स भुवनेश्वर के अधिकारियों को कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, श्वसन चिकित्सा और एंडोक्रोनोलॉजी में विशेष डॉक्टरों की टीम द्वारा आरोपी की चिकित्सकीय जांच करने को कहा है। अदालत ने एम्स के अधिकारियों को मामले की जांच अधिकारी, एसएसकेएम चिकित्सा अधिकारी और आरोपी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील को सोमवार दोपहर 3 बजे तक रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी रिपोर्ट की एक सॉफ्ट कॉपी कोलकाता में अपने समकक्ष को भेजेंगे और जो इसे धन शोधन निवारण पीएमएल अधिनियम 2002 के तहत विद्वान विशेष न्यायाधीश के समक्ष पेश करेगा। अदालत ने कहा कि पीएमएल अधिनियम के तहत विशेष न्यायाधीश अधिकार सोमवार शाम 4 बजे मामले की सुनवाई करेंगे। अदालत ने जांच अधिकारी से मामले की वर्चुअल सुनवाई की व्यवस्था करने को भी कहा। और बिजनौर जनपद के शेरकोट थाना क्षेत्र में जलाल शाह और भूरे शाह की मजार पर तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। माना जा रहा है कि रविवार को सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के प्रयास से इस घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। इस पूरी घटना को बाद की गई कार्रवाई की जानकारी यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने दी। एडीजी ने कहा कि आज बिजनौर के अंतर्गत थाना शेरकोट में पुलिस को शाम 5 बजे सूचना मिली कि 2 लोगों ने जलाल शाह की मजार पर तोड़फोड़ की है। उन्होंने कुछ चादर जलाई है, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची तभी सूचना मिली कि उसी थाना क्षेत्र के भूरे शाह की मजार पर भी आगजनी और तोड़फोड़ हुई है। प्रशांत कुमार ने बताया भूरे शाह पुलिस पहुंची और 2 लोगों को वहां से हिरासत में लिया गया। इनका नाम कमाल और आदिल है। ये दोनों सगे भाई हैं। सूचना ये भी है कि धार्मिक ग्रंथों को क्षति पहुंचाई गई है। धर्मगुरुओं के सामने जांच की गई है और तो पता पाया गया कि धार्मिक ग्रंथों को कोई क्षति नहीं पहुंचाई गई। उन्होंने कहा कि अभियुक्तों ने बताया कि शेरकोट कस्बे में 11:30 बजे कुतुब शाह की मजार पर भी तोड़फोड़ की थी, जो संज्ञान में नहीं आई।
घटना की दर्शाती है कि कांवड़ यात्रा के दौरान माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। सभी फील्ड अधिकारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। बाहुबली अनंत सिंह की विधायकी रद्द होने के बाद मोकामा विधानसभा की सीट खाली हो गई है। यहां से आरजेडी के टिकट पर अनंत सिंह विधायक थे और AK-47 समेत अन्य हथियार बरामद होने के बाद उन्हें 10 साल की सजा हो चुकी है। इस बीच विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने बड़ा ऐलान किया है। रविवार को मोकामा विधानसभा के पार्टी पदाधिकारियों की बैठक के बाद मुकेश सहनी ने घोषणा कर दी कि वीआईपी मोकामा क्षेत्र से होने वाले उपचुनाव में अपना प्रत्याशी उतारेगी। मुकेश सहनी पटना के 6 स्टैंड रोड आवास पर मोकामा विधानसभा उपचुनाव को लेकर पार्टी अधिकारियों के साथ गहन विचार विमर्श कर रहे थे। बैठक में ही मोकामा विधानसभा से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया गया। मुकेश सहनी ने बैठक के बाद कहा कि पार्टी ने मोकामा विधानसभा में चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि बैठक में उपचुनाव की तैयारियां पार्टी की विचारधारा, नीतियों व सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने के साथ साथ विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, सांगठनिक विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई है। मुकेश सहनी ने कहा कि बोचाहा उपचुनाव में भी हमारी पार्टी को कम आंका जा रहा था, लेकिन हमारी पार्टी 18% से ज्यादा मत लेकर आई। उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि चुनाव बाहुबली हो या कोई व्यक्ति नहीं जीतता, बल्कि जनता जिसे समर्थन देती है वह पार्टी विजयी होती है। इस बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद बिंदु, अर्जुन सहनी समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि अनंत सिंह की पत्नी नीलम सिंह पहले ही कह चुकी हैं कि वह मोकामा में से चुनाव लड़ेंगी। पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि चुनाव लड़ने को लेकर तेजस्वी यादव से बात भी हो गई है। फिलहाल जो भी हो, लेकिन यह क्षेत्र अनंत सिंह का गढ़ है और ऐसे में माना जा रहा है कि उपचुनाव दिलचस्प होगा। दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच एक बार फिर ठन गई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने असोला भाटी माइंस में आयोजित वन महोत्सव समापन समारोह स्थल पर दिल्ली पुलिस द्वारा कब्जा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र के आदेश पर पुलिस ने वन महोत्सव के समापन समारोह स्थल को अपने कब्जे में लिया और यहां लगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बैनर हटा दिए गए। इसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। हालांकि दिल्ली सरकार और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री द्वारा लगाए गए इन आरोपों को उपराज्यपाल कार्यालय ने खंडन किया है। उपराज्यपाल कार्यालय का कहना है कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए शामिल नहीं हुए। दरअसल दिल्ली में 11 जुलाई से शुरू हुए वन महोत्सव अभियान का समापन 24 जुलाई को असोला भाटी माइंस में 1 लाख पौधे लगाने के साथ किया जाना था। इसमें एलजी और सीएम अरविंद केजरीवाल को शामिल होना था लोकेशन। लेकिन गोपाल राय का कहना है कि पुलिस ने दिल्ली सरकार के लगे बैनर को हटा दिया गया और तैयारी में लगे लोगों को भी धमकाया गया। यह दिल्ली सरकार का कार्यक्रम था। केंद्र सरकार पुलिस के बल पर जबरदस्ती अपनी फोटो लगवाकर क्या साबित करना चाहती है। मंत्री गोपाल राय ने कहा, पिछले कुछ समय से सीएम अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार के मंत्रियों को बदनाम करने की लगातार कोशिश की जा रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल के सिंगापुर जाने की फाइल रोक दी गई और अब दिल्ली सरकार के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के बैनर हटाए गए हैं। इसलिए उनके इस राजनीतिक कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के मंत्री शामिल नहीं हुए। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि प्रदूषण की बात करें तो पिछले 4 से 5 सालों के दौरान करीब 25% से ज्यादा PM10 और PM 2.5 का स्तर कम हुआ है। दिल्ली में प्रदूषण कम करने में वृक्षारोपण अभियान ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दिल्ली में चल रहे वृक्षारोपण अभियान के फलस्वरूप दिल्ली में जहां साल 2013 में हरित क्षेत्र 20% थे, तो वहीं हमारी सरकार के प्रयासों के कारण साल 2021 में यह बढ़कर 23.06% हो गया है। साथ ही साल 2014 से लेकर अब तक केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के अंदर सभी संबंधित विभागों की हरित एजेंसी द्वारा 2 करोड़ 10 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य भी हासिल किया है। जबकि इस साल वृक्षारोपण महाअभियान के तहत 35 लाख से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने स्वास्थ्य विभाग से लेकर आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। देश में कोरोना संक्रमण में आई तेजी से लोगों के बीच डर बना हुआ है। शनिवार को लगातार तीसरे दिन कोरोना वायरस के 21,000 से अधिक मामले सामने आए। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 21,411 नए मामले सामने आए। हालांकि ये आंकड़े शुक्रवार की तुलना में कुछ कम हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमित 67 मरीजों की जान चली गई है। तो वहीं कोरोना के एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1.5 लाख के पार हो गई और कोरोना के एक्टिव केस 1.5 लाख तक पहुंच गए हैं। इसके साथ ही 20,726 मरीज कोरोना संक्रमण से ठीक होकर अपने घर पहुंचे हैं। देश में आज शुक्रवार की तुलना में कोरोना संक्रमण के केस में
मामूली कमी आई है। हालांकि संक्रमण के आंकड़े आज भी 21,000 से अधिक हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 21,411 केस सामने आए। इस दौरान 67 और लोगों की मौत हुई है। देश भर में कोरोना संक्रमण की वजह से अब तक 5,25,997 लोगों की जान जा चुकी है और इससे पहले शुक्रवार को कोरोना के 21,880 नए मामले सामने आए थे। तो वहीं इस दौरान 60 लोगों की जान चली गई थी और इसके पहले यानी 21 जुलाई को भारत में एक दिन में कोरोना के 21,566 नए मामले सामने आए थे, जो 152 दिनों में आए संक्रमणों के सबसे अधिक केस थे। 20 जुलाई को कोरोना के आंकड़े 21,000 से नीचे थे और 20 जुलाई को देश में 20,557 नए मामले सामने आए थे, जो कि पिछले दिनों की तुलना में 32.4% अधिक थे और इस दौरान 40 लोगों की मौत हुई थी। देश में डेली पॉजिटिविटी रेट 4.46% है, जबकि एक्टिव केस 0.34% है। इसके अलावा कोरोना संक्रमण से रिकवरी रेट 98.46 है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में कोरोना वायरस वैक्सीन की 2,01,68,14,771 खुराकें दी जा चुकी हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के मुताबिक 22 जुलाई तक कोविड-19 के लिए 87,21,36,407 नमूनों का परीक्षण किया गया है। इनमें से 4,80,202 नमूनों की जांच शुक्रवार को की गई थी। और इसी के साथ हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहिए कमल राष्ट्रीय के साथ। नमस्कार।